नमस्कार, मैं वो विज्ञान प्रकाश। आप सोच रहे होंगे ये कुटिया के बाहर मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये बड़ी खास जगह है। बाबा रामदेव के बारे में अखबारों में छप गया कि जिस दिन नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, उनका शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ था। तभी से मैंने कहा भाई उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारी उनकी बहुत सारी मुलाकातें टेलीविज़न पर होती रही हैं, मेरे इंटरव्यूज़ के माध्यम से। इस बार जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि इस खूबसूरत मौसम में एक बेहद ही खूबसूरत जगह में आया हूँ और वो है बाबा रामदेव का आश्रम। आखिरी हमारी उनकी मुलाकात दिल्ली के मेरे स्टूडियो में हुई थी। ये मुलाकात मेरी उनसे हरिद्वार में हो रही है। नई सत्ता बैठ चुकी है नरेंद्र मोदी, जिसके लिए बाबा रामदेव ने ज़ोरदार तरीके से अपील की। अरुण जेटली जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये वक्तव्य दिया कि जो रामदेव का कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान है, उसकी तुलना जो है वो किसी जयप्रकाश नारायण के योगदान से की जानी चाहिए। ये बहुत कुछ हो गया, लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं। सबसे पहले बाबा रामदेव से मिलाते हुए आपके प्रणाम अभिज्ञान भाई। आश्रम में सबसे पहले थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। अरे ये बड़ी कमाल की जगह है और बड़ा बढ़िया मौसम है इस वक्त। मतलब गर्मी से देखिए वो कहाँ रहते हैं, ये कुटिया। थोड़ा सा हमको बताइए इसके बारे में। पॉलिटिकल सवाल जवाब तो होते रहते हैं। आइए आइए। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने ये साबरमती में जैसे महात्मा गांधी जी की कुटिया वहां पर बनी हुई है, ऐसे ये पूरा जो आश्रम है इसका नाम संत कुटीर है। यहाँ पतंजलि योग पीठ फेज 1 है, 2 है। यहाँ आयुर्वेद का बहुत बड़ा काम है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्य हम आयुर्वेद के क्षेत्र में कर रहे हैं। पतंजलि फूड पार्क है, लेकिन अब जहाँ है ये छोटा सा मुझे चबूतरा जैसा नजर आ रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीछे थोड़ी बहुत खेती वगैरह होती होगी मेरे हिसाब से। हाँ, यहाँ जो है सब्जियां वगैरह, सब्जियां, गन्ना सब मिलेगा आपको। सब फलदार पेड़ और पीछे तुलसी का बगीचा, ये सब है। यहाँ में रहता हूँ। जीवन जीने की बात हमेशा बाबा रामदेव कहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं जिस कमरे में ये बड़ा, आपको बता दें, बड़ा कम शायद किसी को ये सौभाग्य होगा कि जहां वो रहते हैं, क्योंकि लोग आरोप भी बहुत लगाते हैं आजकल के समय में बाबाओं पर। टीवी चैनल वाला कोई यहाँ नहीं आया है। टीवी चैनल वाला कोई यहाँ नहीं आया। बाबा जी आइए आप, आइए अभिज्ञान जी। बाबाओं के ऊपर बड़ा लग्जरी लाइफ जीने का आरोप लगता है। ऐसा है। ये बेड इसमें क्योंकि शुरू में लगा दिया गया था, जैसा साबरमती में लगा हुआ था, लेकिन मैं बेड के ऊपर सोता नहीं। मैं यहाँ इस जमीन पर चादर बिछा करके सोता हूँ। इधर ये मच्छरदानी है, ये मच्छरदानी एक इधर है, एक ये दूसरी मच्छरदानी है। ये बड़ी, एक भाई कोई अहमदाबाद से आए थे, एक जैन भाई हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दी थी। तो जो है इस मच्छरदानी का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ खुद ही अपना, क्योंकि हम लोग अपना स्वयं पुरुषार्थ करने में विश्वास करते हैं, इसलिए जो है इस मच्छरदानी का इस्तेमाल बड़ा अच्छे तरीके से हो जाता है। आजकल वो जो नाइट में लगाते हैं ना लोग, उसमें सबसे ये एयर कंडीशनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। एयर कंडीशनिंग की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। और ये ऐसी है मच्छरदानी कि आप इसको रात को ऐसे, अब ये ऐसे लेटी हुई है और इसको जो है ऐसी इकट्ठी हो गई है, अब ऐसे लगी हुई है। अब रात को सोते हैं तो ऐसे करके और इसके अंदर घुस जाइए। मुझे जो तंबुओं में होती है, उस किस्म की है, उस किस्म की, इसमें आप समेट कर सो जाते हैं तो ये आराम से इसमें अरे वाह, आराम से रात्रि को ये लग जाती है और इसमें अंदर घुस करके और आप सो जाइए। आपको जरूरत ही नहीं किसी जो है, आजकल तो लोग जो है ना बहुत तरह के वो बड़े केमिकल होते हैं। अब ये इतनी आसानी से लगती है और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो और ये तो आप योगा की पोजीशन में आ गए अपनी, हैं, जिसके लिए बाबा रामदेव जाने जाते हैं। तो मैं खुद जो है हर दिन इसी में करीब मेरे 4-5 घंटे गुजरते हैं, बाकी तो मैं अपनी सेवा में रहता हूँ। हाँ, बाकी यात्राएं भी आपकी बहुत होती है। यात्रा तो हवादार मौसम है, बहुत बढ़िया यात्रा मैंने जी इस परिवर्तन के लिए ही करीब 14 लाख किलोमीटर की यात्रा की, करीब 10,950 सभाएं की और करीब 14 करोड़ लोगों से सीधे मिला हूं, सीधे संवाद किया। देखिए हम लोग उतर रहे हैं यहाँ ये कुटिया से बाहर। हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ने लगी हैं। ये बात दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। अगर हमारे ये पीछे जो है जी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के कर्मसद में घर में जैसा बना हुआ है, ये उनके घर का वास्तु है। ये विनोबा जी की जैसी कुटिया बनी है वैसा वास्तु है। पीछे महर्षि दयानंद, और उसके पीछे जिस गांव में मैं पैदा हुआ उस गांव का वास्तु है। ठीक है, तो भाई आप लोगों को आवाज आ रही है ना कान में? आपकी ऑडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारे कैमरा पर्सन ऐसे करके दिखा रहे हैं, इसका संकेत ये बहुत बढ़िया है। ये बड़ा खूबसूरत है।
बाबा इतना आपने कोशिश की, आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से आपको जो रिकग्निशन मिलना चाहिए था, पहचान मिलना चाहिए, वो मिल रही? हालांकि अरुण जेटली ने कहा कि आपका चुनाव में उस तरह का योगदान है जैसे संभवतः जिसकी तुलना जो जयप्रकाश नारायण ने किया था उससे की जा सकती है। देखिए, मैं गांधी जी से या जेपी जी से तुलना या कोई और कोई विवेकानंद, कोई दयानंद से तुलना करता है। मैं स्वामी रामदेव हूँ और मैंने ये काम कोई क्रेडिट पाने के लिए नहीं किया। और कोई भी यदि किसी बड़े परिवर्तन में जहाँ तक क्रेडिट की भी बात होती है तो मैं तो कलेक्टिव क्रेडिट में विश्वास करता हूँ। और मैंने कहा कुछ श्रेय लेने के लिए नहीं, देश में इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो गई थी तो हमने इस देश में जस्टिस हो और वो अंतिम व्यक्ति जो आज भी अपने हक के लिए लड़ रहा है उसको न्याय मिले, इससे आगे कोई मकसद नहीं है। और इसलिए आपने देखा 16 तारीख को वो परिवर्तन का काम हुआ। आदरणीय मोदी जी ने काले धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, तमाम इशुओं के ऊपर अपनी प्रतिबद्धता जताई। तो हम अब राजनीति में नीतिगत बदलाव तो देश में देखना चाहते हैं, लेकिन राज से हमारा कोई मतलब नहीं। इसलिए लोगों ने बहुत प्रश्न उठाए। मैं थोड़ा सा बाबा जी को रोक रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी बूंदाबांदी जरा मोटी हो गई है, बूंदे जरा तेजी, बड़ा मजा आ रहा है इसमें। लेकिन एक छोटा सा शेड हमें नजर आ रहा है कुटिया के सामने, वहाँ हमारा कुछ इक्विपमेंट भी रखा हुआ है और कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं, तो थोड़ा सा हम इसी में बैठ लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा भीग ना जाएं। तो बारिश बहुत तेजी से हो रही है, हवा बहुत बढ़िया है। यहाँ ब्रह्मचारी पढ़ते हैं हमारे गुरुजी से जी, और ऐसे ही इससे ये तो काफ़ी भव्य है। हाँ। इससे भी और ज़्यादा आप जाएंगे साधारण स्थिति में, माने पेड़ के नीचे बैठ कर के हम लोग पढ़े, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के मेरी पूरी पढ़ाई हुई है। हाँ। और गांव में जब हम पढ़ते तो शीशम के पेड़ के नीचे। तो हमारी जो पाठशाला थी, हमारा जो स्कूल था वो गांव में शीशम के पेड़ के नीचे, और गुरुकुल में जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे चला करता था। पीपल के पेड़ के नीचे। नरेंद्र मोदी जिनको आपने बैक किया एक प्रधानमंत्री के तौर पर, नरेंद्र मोदी आप सब लोगों की जानकारी के लिए बाबा रामदेव के कार्यक्रमों में चुनाव से पहले भी यहाँ आए हैं, वो गरीब की बात करते हैं। और मैं जानता हूँ कि आप अर्थशास्त्र के कई पहलुओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन साथ में लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को कॉरपोरेट्स की बैकिंग रही है। ये भारत को का वोट उन्हें हासिल हुआ, ये मेरी लाइन है और मैं हमेशा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस लाइन को दोहराने लगा हूं कि भारत ने उनको वोट किया है, इंडिया ने उनको बैक किया है। इसका संतुलन मोदी कैसे बनाएंगे? नहीं, जो आपकी बात है वो बहुत गहरा अर्थ रखती है कि उनको भारत ने वोट किया और कॉरपोरेट ने, इंडिया ने उनको सपोर्ट किया। अब देखिए, हिंदुस्तान को यदि हमें आगे लेकर के चलना है तो कॉरपोरेट्स का भी हमें सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि 125 करोड़ लोगों के पास में जितनी संपत्ति नहीं है उतनी संपत्ति 125 लोगों के पास में है। मैं खुद अपने, जब मैं जो कार्यक्रम में बैठता हूं तो मैं अपने सामने घड़ी रखता हूं। घड़ी में विदेशी नहीं रखता, मोबाइल में विदेशी नहीं रखता, गाड़ी मोबाइल से लेकर के मैं किसी भी विदेशी चीज का प्रयोग नहीं करता। मैं कहता हूं देश में बहुत सामर्थ्य है और इस देश की रियल जीडीपी भी 16 करोड़ की नहीं। फिर आप प्रो कॉर्पोरेट क्यों सुनाई पड़ रहे हैं? और 1000 लाख करोड़ की है। लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था को मैं ऐसा मानता हूं कि चलान आगे बढ़ाने के लिए दोनों का सहयोग जरूरी है और दोनों का साथ जरूरी है। और मुझे ये संतुलन सबसे खतरनाक काम है। ये संतुलन ये बहुत सारे प्रधानमंत्री कर नहीं पाए हैं, चूके हैं। और अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया तो वो चुनाव हारे। मोदी एक बहुत बड़ी नई उम्मीद पर आए हैं। मनमोहन सिंह का क्या हाल हुआ वो सब आज हमारे आंखों के सामने। तो ये बहुत खतरनाक है बाबा। ये आसान नहीं है होगा कैसे, वही मैं बताना चाहता हूँ। देखो, कॉर्पोरेट्स को तो साथ लेना पड़ेगा बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए। अब हमें स्टील की इंडस्ट्री लगानी है। माना कि पहले एक जमाना था हिंदुस्तान में सबसे पहले स्टील बना, और जो आज भी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में पुराने कारीगर हैं जो परंपरागत तरीके से स्टील बनाते हैं, उनकी स्टील को आज जो है, जो अशोक की लाट है या तमाम जो है कई सौ साल हो गए तब भी उनके ऊपर जंग नहीं लगी है। खैर, मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अतीत में भी बहुत नहीं जाना चाहता, वर्तमान के भारत की मैं बात करता हूं। तो गांव कैसे आगे बढ़ेगा और कॉर्पोरेट से हमें क्या सहयोग मिलेगा? यदि हमें अमेरिका से मुकाबला करना है, यदि हमें चीन से मुकाबला करना है,
तो हमें कॉर्पोरेट्स को भी साथ में लेना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि उनको जो है कॉर्पोरेट छूट के नाम पर रेवड़ियां बांट दी जाए, जैसे कि पहले जो है 5 लाख रुपए एक ही बार उनको टैक्स छूट के नाम पर दे दिए गए, अलग अलग तरह के टैक्स जोन उनके लिए बना दिए जाते हैं, और उनको जब वो कहते हैं कि ये इंडस्ट्री तो खत्म हो जाएगी उनको सपोर्ट किया जाता है, कि वो बहुत बड़ा मामला है। मैं उसका पक्षधर नहीं हूं कि अंधाधुंध उनको सपोर्ट किया जाए और टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो उनके ऊपर लुटाया जाए अथवा उनको अनावश्यक रूप से टैक्स में छूट दी जाए। लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्रियां हैं और वो भी जरूरी है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन किसान कैसे आगे बढ़े? तो किसान के लिए खेती पर आधारित इंडस्ट्रीज हमने लगाई है, और उसका देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क हमने बनाया। ये अलग बात है कि उसमें हमको गालियां ज्यादा मिली और उसका श्रेय नहीं मिला। हाँ। लेकिन किसान के लिए खेती से संबंधित जो भी उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। दूसरा, अकेली खेती से किसान आगे नहीं बढ़ेगा, उसको मूल्य भी ज्यादा देना पड़ेगा। इसकी बीजेपी ने भी वकालत किया, हमने भी इस मुद्दे को बहुत जोरदार तरीके से उठाया। किसान को आगे बढ़ाने के लिए डेयरी उद्योग को बढ़ाना पड़ेगा, देश को दुग्ध उत्पादन में मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पर, एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ इसी चुनाव की मेरी। हजीरा के एक गांव में मैं था, सब जानते हैं देश के सबसे ज्यादा औद्योगिकीकरण से गुजरी हुई बेल्ट है हजीरा की। जी। और मैं यहाँ पर गुजरात और नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कहानी 1980 की है। माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री थे उस गांव में। 1979 में 79 में इंदिरा गांधी आई और उन्होंने समझाया लोगों को कि अगर आप अपनी जमीन देंगे तो उद्योग लगेगा तो आपको काम मिलेगा। ये 1979-1980 की कहानी, जिस गांव को मैंने चुनाव में देखा, मैंने बहुत देखा। आप लाल सा गमछा लेके पूरे हिंदुस्तान में जब बड़े बड़े पत्रकार जो है वो एयर कंडीशन रूम से जो है देश की नीतियों की बात कर रहे थे, तो आप जमीन से जुड़ करके उन लोगों की पीड़ा को कह रहे थे। और मैंने अनेक बार आपको देखा कि भाई आपको मनरेगा का फायदा मिला है, आपको फूड सिक्योरिटी का कोई फायदा मिला है। मैं आपकी बात पर वापस आ रहा हूँ, थोड़ा सा इस बात को समझिए। मैं उस किसान ने 20 साल लड़ाई लड़ी जमीन के दाम के कॉम्पेंसेशन के लिए, मुआवजे के लिए। अब उस 20 वर्षों में वहां पर तमाम बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र और गैर सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की इकाइयां लग गई। गांव के लिए कुछ नहीं बदला। गांव का आदमी बेरोजगार का बेरोजगार रहा। बड़े उद्योगों ने स्किल्ड लेबर के नाम पर, कि जिनको काम आता है, बाहर से लोगों को लाकर काम दे दिया। अब वो मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे थे एक पत्रकार के कि हमें क्या मिला इससे, हमें क्या विकास। ये हजीरा की कहानी बता रहा हूँ, जो विकास के मैं मानता हूँ अभिज्ञान जी, ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। हमारे यहाँ पर जीडीपी दिखा दी जाती है, आप सारे पेड़ काट दीजिए जीडीपी बढ़ जाएगी। आप ये सारे मकान ढा दीजिए, आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी। जीडीपी सिर्फ एक इलाके का कॉन्सेंट्रेटेड कैलकुलेशन होता है। और हम जहाँ बैठे इसकी जीडीपी बहुत अच्छी, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बाकी आसपास के इलाकों की जीडीपी बहुत अच्छी। एक बात और है, जीडीपी बढ़ने के जो है कई एस्पेक्ट्स है। नेगेटिव जीडीपी भी होती है, पॉजिटिव जीडीपी भी होती है। और इसमें खास बात क्या होती है, जीडीपी में जो कैलकुलेशंस होते हैं, मैंने कहा ना 125 करोड़ लोगों की किस्मत को आप 125 लोगों से तय कर देते हैं कि 125 करोड़ लोगों ने जो है समृद्धि अर्जित कर ली, और 125 लोगों की समृद्धि को आप उनमें डिवाइड कर देते हैं, पर कैपिटा इनकम जोड़ देते हैं। इसीलिए ये संतुलन कैसे होगा? इसमें अब जो मैं आपको जो मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चुनौती है। नहीं, देखिए, अब इसमें मैं आपसे वही बात कर रहा था कि गांव के आदमी के पास पैसा कहां से आएगा और उसके जीवन में समृद्धि खुशहाली कैसे आएगी, उसको रोजगार कैसे मिलेगा। जो भी कॉर्पोरेट हाउस आते हैं वो आपने कहा ना कि स्किल्ड लेबर के नाम पर बाहर से लेके आते हैं। हमने करीब 90% लोग अपने यहाँ फूड पार्क में यहीं के लिए हमने कहा भाई, और उसमें भी पहाड़ और प्लेन का हमने कोई पक्षपात नहीं किया। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ, किसान के जीवन में मैंने कहा एक तो उसकी फसल का पूरा मूल्य मिले, उसको बिजली और पानी पूरी मिले। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। करीब 30% ही प्रोडक्शन हम ले पा रहे हैं। आधा हिंदुस्तान सूखे में, आधा बाढ़ से त्रस्त रहता है। तो पानी की समस्या, बिजली की समस्या गांव के लिए, फिर उनकी उपज का पूरा मूल्य, ये एक एस्पेक्ट है। अगली बात मैं इसमें जो जोड़ना चाहता हूँ, दूसरा उसको मिलेगा दुग्ध उत्पादन से। जितना वो खेती से पैदा करता है उससे डबल वो दूध से पैदावार कर सकता है। और उसमें भी एक बहुत बड़ा साइड बैक है वो, और इतना ज्यादा उसको आत्महत्या की ओर धकेलता है। एक पशु हर दिन करीब 100 रुपए का खर्चा उसके ऊपर होता है। एक साल भर में करीब उसके ऊपर 36,000 रुपए का खर्चा हो जाता है एक पशु के ऊपर, खाली खाने के ऊपर।
और जो है यदि उसके ऊपर यदि 4 पशुओं पर भी एक आदमी काम करता है और 2,000 रुपये भी उसके महीने की वो लगाओ तनख्वाह, तो करीब 60,000 रुपये बैठता है। वो पशु नए दूध नहीं होता, गाभिन नहीं होता, तो वो क्या होता है कि 60,000 का बोझ पड़ता है, फिर उसको कतरखाने में भेज देता है। इधर खेत में यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, उसका कट्टा आता है उसका 1,000 रुपए का, 1,200 रुपए का, और उधर से जो है उसके पशु के ऊपर खर्च हो गए 36,000, 1,00,000 रुपए का एक पशु के ऊपर बोझ पड़ गया उसका। अब क्या करेगा वो? तो उसको पशुधन की सुरक्षा के लिए और गाय की, जिसकी नरेंद्र मोदी जी भी बात करते रहे, उसके लिए हमें नंदी पालने पड़ेंगे कि जिससे कि जो आज 4 किलो दूध दे रही है वो गाय 40 किलो दूध दे सके, और वो 5 साल में संभव हो सकता है, तीसरे ब्यात में हो जाता है। खैर, तो दुग्ध उत्पादन उसके लिए करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो अच्छे अपने जो डोल होती है खेत की उसके ऊपर पेड़ लगाए। तो खेती से, दूध से, पेड़ों से, फिर इसको जो है साइंटिफिक एग्रीकल्चर पर जाना पड़ेगा, माने जो है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, उसको गांव में भी ले जाना पड़ेगा कि भाई आज पूरी दुनिया में जिन चीजों की डिमांड है। बाबा रामदेव जी, तो समस्या है गांव में तो जो उनके लिए स्कीमें बनती वो नहीं पहुंचती, चाहे वो राज्य सरकारों की हो, चाहे वो केंद्र सरकारों की हो। मैंने कई सारे जिन कार्यक्रमों की जी एक आप देखो अभिज्ञान जी, हाँ, सरकार केवल जो है वो देश को समृद्ध बना देगी, मैं ऐसा कतई नहीं मानता। हाँ, इसमें सरकार क्या कर सकते हैं? एक अकेले नरेंद्र मोदी क्या करेंगे भैया? वो पॉलिसी बना सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट किसको करना है? हाँ, लोगों को और उसमें समाज को। हाँ, आज हम यहाँ पर बैठे हैं, हाँ, किस लिए बैठे हैं हम यहाँ? हम इसलिए बैठे हैं कि भाई मैंने नरेंद्र मोदी से एक बात की, देखो अभी हमारा एक परिवर्तन का दौर पूरा हो गया, अब हम योग के साथ सहयोग करेंगे। आप इस देश को दिव्य भव्य आध्यात्मिक आर्थिक शक्ति संपन्न बनाना चाहते हैं कि हमारा देश अपने गौरव से पहचाना जाए, जो इसकी सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान है, और दुनिया के सामने हम आंख से आंख मिलाकर के बात कर सकें, अर्थात हम चीन और अमेरिका के मुकाबले अपने आर्थिक शक्ति में भी उनके 280 से ज्यादा सीटें वाले नरेंद्र मोदी आपकी बात सुनेंगे? सार्वजनिक तौर पर गए नरेंद्र मोदी का समर्थन करने, आपके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी दोनों को बड़ा लाभ हुआ। 280 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के आ गई, पहली बार इतिहास में अपने दम पर मेजॉरिटी ले आए। लेकिन अब वो क्या आपकी बात सुनेंगे और क्यों? नरेंद्र भाई मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, हाँ, कि वो जो जायज बात होती है उसको 100% सुनता है, वो नाजायज बात को नहीं सुनेगा। मैंने उनको नहीं कहा कि आप कैबिनेट मिनिस्टर किसको बनाइए, सेक्रेटरी किसको बनाइए, किसका कहाँ ट्रांसफर कीजिए, मुझे कोई बजट दे दीजिए। मैं उनके साथ में नीतिगत बात करता था और आगे भी करूंगा, और खाली नीतिगत बात करना मकसद नहीं है और उसके पीछे कोई क्रेडिट लेना मकसद नहीं है। इस देश को बनाने के लिए 250 करोड़ हाथ चाहिए, 125 करोड़ लोगों के 2-2 हाथ। जब 2-2 हाथ होंगे, और नरेंद्र भाई मोदी ने भी कई बार इस जुमले का इस्तेमाल किया कि हम 125 करोड़ भारतीय एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो भारत चलने लगेगा। तो अकेला नरेंद्र मोदी देश नहीं बना सकता। मैंने कहा जो एग्रीकल्चर की बात है, चाहे वो जो है डेयरी की बात है, खेती, किसान वाले, अरे दूसरे लघु उद्योग, मैं आपको कई बार मैं आपसे प्रश्न पूछ चुका हूं बाबा रामदेव जी कि मुझे हमेशा यह महसूस होता है आपके सार्वजनिक जीवन के करियर ग्राफ को देखकर कि लोग आपका इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने पहले भी ये प्रश्न आपसे पूछा है, आज फिर वापस पूछ रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से प्रश्न पूछ रहा हूँ। अब मोदी जी की सरकार तो आ गई, अब बाबा रामदेव की सुने ना सुने क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा देखो, नरेंद्र भाई मोदी का जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट है। हाँ, तो वो ऐसे नहीं है, इस बात पर आपको मुझे पूरा यकीन है, एतबार है। हाँ। और ये विश्वास मुझे अंतर से है, भीतर से है, और इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। देखो, सही बात, आप कोई नाजायज एजेंडा उठाएंगे नहीं, तो ऐसे कोई आप मांग रखने वाले नहीं नरेंद्र मोदी से कि उसके ऊपर ऐसा पहाड़ गिरने वाला है। आप तो मांग ही वही रखेंगे जो आप पहले से सार्वजनिक तौर पर रखते हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं करूंगा क्या? हाँ। मैं हेल्थ सेक्टर में काम करूंगा। हाँ। इस देश के लोग यदि स्वस्थ होंगे, हाँ, रोग मुक्त होंगे, नशा मुक्त होंगे, पुरुषार्थ से करेंगे, आलस्य से बाहर निकलेंगे, ये कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अब मैंने इस देश के करोड़ों लोगों को सुबह उठा करके योग करवाया, मैंने इस देश के करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया, तो उससे देश के लोगों का भला हुआ ना। मैंने इस देश के लोगों को पुरुषार्थ करना सिखाया, खुद पुरुषार्थ किया। नरेंद्र भाई मोदी को तो एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिला ना, मुझे ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट था, ना कोई धार्मिक सपोर्ट था। मुझे आज ये कहते हुए कोई आपत्ति नहीं है कि धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत घनघोर जातिवाद था जब मैंने प्रवेश किया था, और उसमें मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ा।
आज वो लगभग चीजें खत्म हो चुकी हैं। अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में जो है जातिवाद बहुत नीचे आ चुका है। खैर, किसी जाति का सपोर्ट नहीं लिया, किसी मजहब का सपोर्ट नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं लिया, कोई कॉर्पोरेट सपोर्ट नहीं लिया, और तमाम तरह के एमएनसीज जो इस देश में अलग अलग तरह के चेहरों को खड़ा करती हैं, और जो एनजीओज होते हैं और बहुत बड़ा जो है विदेशी फंडिंग आता है, विदेशी पैसे पुरस्कारों से लोग पोषित होते हैं। मैं वहां से नहीं खड़ा हुआ, मैं यहाँ पहुंचा हूँ, अपने दम पर पहुंचा, मेहनत करके पहुंचा। तो मैं जब लोगों से कहता हूं पुरुषार्थ करो और अपना और देश का भाग्य बदलो, तो लोगों को भरोसा होता है। ठीक है, आपको पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी किसी भी स्थिति में आपकी बात सुनेंगे। हम ले रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम जो है थोड़ा बढ़िया हो गया, ये छत के नीचे बैठकर हमें मौका मिला कुछ और बातें करने का। हम शायद इधर से जी उतर सकते हैं, और उसके बाद अगले हिस्से में ये पूरा काले धन का मसला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बाबा रामदेव से इस बात का श्रेय कतई नहीं ले सकते कि इस मसले को वो लगातार निरंतर बहुत लंबे वक्त से उठाते आए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले बड़े फैसलों में से काले धन को वापस लाने के लिए एक एसआईटी बनाना है, उस पर चर्चा करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, और थोड़ा पैदल भी यात्रा होगी इस खूबसूरत जगह को दिखाने के लिए।